नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती का अब असर दिखा है। 4 दिन में 307 सड़कें खोली गई है। डीएम को संबंधित विभागों के साथ बैठक के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, बारिश की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश की वजह से होने वाले भूस्खलन से उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हो गई थी, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती का अब असर दिखा है। जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए थे और 4 दिन के अंदर तमाम सड़कों को जो बंद पड़ी है उन्हें खोलने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद अब 4 दिन के अंदर 307 सड़कें जो बंद पड़ी थी उन्हें खोल दिया गया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएम को संबंधित विभागों के साथ बैठक के भी निर्देश दिए हैं और इस संबंध में यानी बंद पड़ी सड़कों के संबंध में सीएम धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। 25 सितंबर तक ये रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश के कई जिलों में 174 सड़कें अभी भी बंद है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं बारिश की वजह से अब नुकसान भी देखने को मिल रहा है। कई सारे जो सड़क मार्ग थे वो बंद हो गए थे, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे और बंद पड़ी सड़कों को खोलने का आदेश दिया था। अब अगर स्टेटस रिपोर्ट की बात करें, स्टेटस को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की सख्ती आखिरकार काम कर गई है। जो अधिकारी इस मानसून सीजन में कार्यों में, पुनर्निर्माण के कार्यों में या दूसरे जो आपदा राहत के जो काम थे उसमें जो लापरवाही बरत रहे थे, अब उनको यहाँ पर तेज गति से काम करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जब यह सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए तो 4 दिन के भीतर पूरे प्रदेश भर में 300 से ज्यादा सड़कें जो अवरुद्ध हो चुकी थी इस मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण, वो अब यहाँ पर यातायात के लिए खुल चुकी है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर यह सख्ती पूर्व में यहाँ पर दिखाई होती और अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही रूप से अगर पालन यहाँ पर करते तो फिर इतनी परेशानी राज्य की जनता को झेलनी नहीं पड़ती। क्योंकि राज्य में पिछले कह सकते हैं कि 15 दिनों से 400 से ज्यादा ऐसी सड़कें थी, चाहे वो ग्रामीण सड़कें हों या फिर जिला मार्ग हो, वो यहाँ पर अवरुद्ध हो चुकी थी। भारी बारिश के कारण जो लगातार मलबा वहां पर आ रहा था, वो वहां पर ये कह सकते हैं कि आवागमन के जो साधन थे उनको उस पर व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न कर रहा था। और जब मुख्यमंत्री के पास लगातार ये शिकायतें यहाँ पर पहुंची थी तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी थे उनको यहाँ पर सख्त हिदायत दी थी कि कम से कम जो सड़क मार्ग है वो मौसम खुलते ही यहाँ पर खुल जाने चाहिए। जैसे ही मौसम सामान्य होगा उन मार्गों पर तेज गति से यहाँ पर काम होना चाहिए। की वजह से कई सारे लोगों को, चाहे वो यात्री हो या फिर वो स्थानीय निवासी हो, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद, सख्त रवैये के बाद अब प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जरूर हरकत में आए हैं। 307 सड़कें फिलहाल खोल दी गई है। लेकिन अभी अगर मौजूदा की बात करें, क्योंकि बारिश का सितम लगातार जनता झेल रही है, तो अभी और कितनी सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी बंद पड़ी है? बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रदेश में विभिन्न जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश देखने को मिल रही है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो ये समझा जा सकता है कि अभी भी राज्य में लगभग 125 यानी 120 के करीब ऐसी सड़कें यहाँ पर अभी भी अवरुद्ध यहाँ पर हो चुकी है, जिनका जिला मुख्यालयों से संपर्क कटा हुआ है। आसानी ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं जहाँ पर लोगों को आवागमन की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन सड़कों को खोलने के लिए भी ये कह सकते हैं कि प्रशासन अपने गतिमान स्तर पर काम यहाँ पर कर रहा है। जेसीबी मशीनों को तुरंत गति से वहां पर लगाया गया है और प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम ग्रामीण सड़कें जो जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क कर चुका है, ऐसी सड़कों को खोलने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। जिन क्षेत्रों में बारिश हो रही है उन क्षेत्रों में कह सकते हैं कि व्यवधान जरूर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जहां पर मौसम सामान्य हो चुका है या बारिश रुकी हुई है, धूप खिल चुकी है, वहां पर ऐसी सड़कों को खोलने के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए थे उस दिशा
दिशा निर्देश के बाद ये कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन के जो सचिव है विनोद कुमार सुमन, उनकी तरफ से सभी जिला अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए थे। कहा गया था कि जल्द से जल्द जो सड़कें बंद है राज्य भर में, उन सभी को खोलने का काम यहाँ पर किया जाए, क्योंकि आगामी 25 सितंबर को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे तो उनके द्वारा स्टेटस के रूप में उन सभी सड़कों की रिपोर्ट यहाँ पर मांगी जाएगी जो पूर्व में बंद थी, जिन पर तेज गति से काम यहाँ पर चल नहीं रहा था। तो ये समझा जा सकता है कि अब आपदा प्रबंधन विभाग हो या जिला प्रशासन, दोनों ही हरकत में आ चुके हैं और लगातार जो जनता की परेशानियों का सबब जो मार्ग बन रहे हैं उन मार्गों को खोलने का काम गतिमान है। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक भी की थी आपदा को लेकर, क्योंकि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पहाड़ों पर काफी ज्यादा बारिश की वजह से कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं, कहीं पर बाढ़ जैसे हालात है। ऐसे में जब जिलाधिकारियों के साथ बैठक की गई तो क्या कुछ निर्देश यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए? देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे पहले काम जो किया गया वो आपदा मोचन निधि में जो बजट था उस बजट को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया। जिलों को जो आपदा के लिए जो जरूरी जो बजट होता है उस बजट को आवंटित करने का काम प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए कि कम से कम आपदा प्रबंधन के जो काम यानी जो मानसून सीजन में त्वरित गति से काम किए जा सकते हैं जिससे जनता को राहत मिल सकती है, उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर करने का काम विभाग की तरफ से किया जाए। जिला प्रशासन को सख्त हिदायत यहाँ पर दे दी गई है कि जो सड़कें बंद है उन सड़कों को खोलने का काम यहाँ पर किया जाए। अगर पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उसके लिए जो वैकल्पिक चीजें वहां पर होनी चाहिए, उन वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल वहां पर किया जाए और जनता के लिए कोई भी परेशानी वहां पर ना हो, उस परेशानी को हल करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाए। अगर इस कार्यों में कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतता है, कोई भी कर्मचारी लापरवाही बरतता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर अधिकारियों की चेतावनी भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की सख्ती का असर भी दिख रहा है, प्रशासन भी हलचल में आ चुका है, हरकत में आया हुआ है और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी अगर 25 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक करेंगे, सभी जिलों में किस तरह से क्या कुछ काम चल रहा है, क्या कुछ स्टेटस है, उसकी रिपोर्ट भी मांगेंगे। ऐसे में इस बैठक को अगर देखें, बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा में यानी मानसून सीजन में राज्यों को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, किस किस सेक्टर में कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ, उन सब चीजों की विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से ली जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग से साफ तौर पर पूछा जाएगा कि उनके द्वारा जो आपदा के जो काम थे उन कामों को किस गति पर करने का काम यहाँ पर किया गया। और अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले इस मानसून सीजन में देखने को मिले, चाहे आपका उत्तरकाशी जनपद हो, चमोली जनपद हो, रुद्रप्रयाग जनपद हो या फिर पिथौरागढ़ जनपद हो, इन जिलों में किस प्रकार से आपदा व राहत के काम वहां पर किए गए हैं। और अब इस समय मौसम सामान्य होने की दिशा में जब आगे बढ़ रहा है तो फिर पुनर्निर्माण के कार्यों की क्या स्थिति यहाँ पर हुई है। जो बजट सरकार की तरफ से स्वीकृत किया गया था, जो प्रशासन की तरफ से जनपदों को अलर्ट कर दिया गया है, उस बजट को खर्च करने में किस प्रकार से विभाग की रणनीति यहाँ पर रही है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्राथमिकता के आधार पर जिला प्रशासन यहाँ पर करना चाहता है ताकि जनता को राहत यहाँ पर मिल सके, उन सब चीजों को जानने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो विभागों की जो कार्य योजना है यानी आगामी 10 सालों के लिए जो रोड मैप विभागों से मांगा गया है कि किस आधार पर विभाग आगे बढ़ना चाहेंगे, कौन सी ऐसी योजनाएं विभागों की होगी जिससे जनता लाभान्वित हो सकती है और उन योजनाओं का जो परिणाम है जो दूरगामी स्तर तक राज्य के लिए लाभान्वित करने वाला हो सकता है, ऐसी कौन सी योजना, उन सब चीजों की डिटेल मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर मांगी जाएगी। तो यह समझा जा सकता है कि 25 सितंबर को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक यहाँ पर करेंगे तो विभागों के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग या पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों सभी से यहाँ पर उनकी रिपोर्ट यहाँ पर मांगी जाएगा, जाना जाएगा कि किस प्रकार से विभाग काम कर रहे हैं, क्योंकि समझा जा सकता है कि सरकार मानसून हमेशा से उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसी तस्वीरें अब की बार भी देखने को मिली, कहीं पुल टूटे हैं, कहीं सड़क मार्ग जो है वो बंद हुए, वहीं दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर होने की वजह से कई सारे जो सड़क मार्ग है वो कटती हुई तस्वीरें भी हमें नजर आई। अभय, इन सब संबंधित परेशानियों को लेकर क्या कुछ निर्देश यहाँ पर?
जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य जिस प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है वो राज्य के लिए हमेशा ही दुखदायी यहाँ पर रहता है, क्योंकि मानसून सीजन में हमेशा ही आसमान से बरसने वाली बारिश आफत की बारिश बनकर आती है। ऐसे में राज्य को बड़ा जख्म देने का काम इस मानसून सीजन में यहाँ पर होता है। राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। इस दौरान भी ये कह सकते हैं कि इस बार भी ये सब चीजें देखने को मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के निर्देश थे कि कम से कम जो राहत और बचाव के जो काम है उन कामों को त्वरित गति से यहाँ पर किया जाना चाहिए। यानी जो रेस्पॉन्स टाइम है कि घटना घटने के बाद जो बचाव की जो टीम है वहां पर पहुंचनी चाहिए थी, वो किस स्तर पर वहां पर पहुंच पाई है, उनके द्वारा क्या कुछ काम वहां पर किया गया है और उसमें आगे निकट भविष्य में कैसे और तेजी लाई जा सकती है ताकि जनता को जल्द से जल्द राहत वहां पर पहुंचाई जा सके, प्रभावितों को राहत मिल सके, उन सब चीजों को लेकर कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार चाहती है कि चाहे संसाधन जितने भी सीमित हो, कम से कम ऐसे इक्विपमेंट्स यहाँ पर लाए जाए, ऐसी चीजें यहाँ पर तैयार की जाए, ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार किया जाए जो आने वाले वर्षों में राज्य को ऐसी घटनाओं से बचाने का प्रयास यहाँ पर कर सके। ऐसी समस्याएं आए तो लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, यही धामी सरकार की पहली प्राथमिकता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद अब तमाम जो विभाग है और प्रशासन वो हरकत पर नजर आ रहे हैं। अब आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां विपक्ष और सत्ताधारी सरकार के नेताओं ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद पिछले दिनों हरिद्वार में हुई डकैती को लेकर पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के वरिष्ठ राजनेताओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आलोचना और चिंता करने पर अपील करते हुए उत्तराखंड पुलिस पर आस्था रखने की गुजारिश की थी, जिसके बाद इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। डीजीपी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इन्वॉल्व करना चाहता हूं राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। अभय ज्ञानपुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच टकरार जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या माना जाए? जिस तरह से हरिद्वार में डकैती कांड हुआ या बाकी जो भी अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सिर्फ एक राजनीतिकरण करने की कोशिश, राजनीतिक रंग देने की कोशिश, या असल में जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उनमें सत्यता? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार मुखर यहाँ पर हो रहा है और जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं प्रदेश में, चाहे वो महिला अपराध से जुड़े हों या फिर हत्या, लूट, डकैती से जुड़े हुए मामले हों, जिस प्रकार से उसमें इजाफा यहाँ पर देखने को मिला, तो ऐसे में सवाल जरूरी है कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ काम कानून व्यवस्था में किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था में बदलाव करने की आवश्यकता है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि जनता को राहत यहाँ पर मिल सके, क्योंकि जिस प्रकार से बिगड़ती कानून व्यवस्था जनता के लिए मुसीबत का सबब यहाँ पर बन रही है, ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा जरूर यहाँ पर बनाना चाहते हैं। चाहे गैरसैंण का मानसून सत्र हो या उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की गई बयानबाजी हो,
सीधे तौर पर सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय बिगड़ती कानून व्यवस्था यहाँ पर रही है। और अब ऐसे में जिस प्रकार से एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा ये कह सकते हैं कि ये बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि राजनेताओं को भरोसा करना चाहिए, तो ऐसे में वो शोभा नहीं देता है कि आप जिस पद पर बैठे हैं और उस पद के लिए इस तरह की बयानबाजी। यही वजह है कि कांग्रेस डीजीपी अभिनव कुमार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता बता रही है। जिस तरह से कांग्रेस के आरोप, किस तरह से इन्हें देखें? बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस का काम मुख्य विपक्षी पार्टी का होने के नाते सीधे तौर पर आरोप लगाने का है, और आरोप उन खामियों को लेकर लगाए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय यहाँ पर बने हुए, चाहे आपका देहरादून की ज्वेलरी शोरूम की लूट कांड हो या फिर हरिद्वार में दिन दहाड़े से बालाजी ज्वेलर्स की लूट का मामला हो। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जब भी उत्तराखंड में BVIP मूवमेंट यहाँ पर रहा है तभी इस तरह की बड़ी वारदात उत्तराखंड के भीतर हुई है और पुलिस उनको खोलने में नाकाम साबित यहाँ पर दिखी है। देहरादून में जो ज्वेलरी शोरूम में जो लूट कांड जो यहाँ पर हुआ था, जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा की लूट यहाँ पर अपराधियों के द्वारा की गई थी, उस दिन भी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम था, राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम था, और पुलिस मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर ही कह सकते हैं कि इस अपराधियों ने इस लूट को अंजाम देने का काम वहां पर किया गया था। पुलिस की तरफ से अपराधियों को पकड़ने का काम तो हुआ, लेकिन जो लूट का जो माल था, जो इस घटना का जो मास्टरमाइंड था, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, पुलिस कोई माल बरामद नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से हरिद्वार में 5 करोड़ की लूट दिन दहाड़े यहाँ पर हो गई थी, और वो भी तब जब ये कह सकते हैं कि ज्वेलरी दुकान से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर CPU के अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए थे, उनकी तरफ से भी किसी भी प्रकार से इस घटना को वहां पर रोकने का काम नहीं किया गया था। इस पूरे घटना के बाद भी कह सकते हैं कि 15 दिन बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और एक आरोपी को एनकाउंटर में मारने का काम पुलिस की तरफ से कर दिया गया था, लेकिन 5 करोड़ की लूट में से अभी तक बिल्कुल, यानी उत्तराखंड में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था सिर्फ विपक्ष का ही एक चिंता का विषय नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के स्थानीय लोग भी इससे परेशान है। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है, वो देखना बेहद अहम होगा। अब बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बालाजी ज्वेलर्स लूटकांड का चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। हरियाणा से इस चौथे आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी अमन काम्बोज को यमुनानगर से गिरफ्तार किया गया है। डकैती के एवज में आरोपी को 50,000 रुपए मिले थे। तो ये बड़ी खबर, हरिद्वार डकैती कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बालाजी ज्वेलर्स लूट कांड का चौथा आरोपी भी अब गिरफ्तार हो गया है। वही विधानसभा का उपचुनाव अब केदारनाथ की सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है। उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 52,000 मतदाताओं वाली केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन यहां चुनावी शोर जोर से सुनाई दे रहा है। विधानसभा का उपचुनाव अब केदारनाथ को सियासत का केंद्र बिंदु बना चुका है। उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर चुनावी बिसात बिछाना अब शुरू कर दिया है। 92,000 मतदाताओं वाली केदारनाथ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये चुनावी शोर अब जोर पकड़ चुका है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने केदारनाथ में बिसात जो बिछाई है वो बेहद दिलचस्प है। कैसे, अब उस पर गौर फरमाइए। केदारनाथ विधानसभा में 173 बूथ हैं। बीजेपी ने इन बूथों पर 173 पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं। बूथ के ऊपर पार्टी के 46 शक्ति केंद्र हैं और शक्ति केंद्र के ऊपर 5 मंडल हैं। हर शक्ति केंद्र और हर मंडल में भी इसी तरह एक एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। ऐसे करीब 200 पदाधिकारी हैं जो केदारनाथ विधानसभा के बाहर से हैं। वो केदारनाथ में अब डेरा डाल चुके हैं। 20 सितंबर के बाद 5 मंडलों में एक एक कैबिनेट मंत्री को भी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। यानी बीजेपी संगठन कमर कस चुका है केदारनाथ उपचुनाव के लिए। केदारनाथ विधानसभा में अभी पार्टी अपनी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है
और अभी हम अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पे लगे हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ कमेटियां क्रियाशील रहें और सभी कार्यकर्ता सक्रियता के साथ में पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। तो 2 कार्यक्रमों के माध्यम से, एक तो सदस्यता अभियान हमारा इस समय चल रहा है, तो केदारनाथ विधानसभा में हमने अधिक फोकस किया है कि वहाँ घर घर कार्यकर्ता जाएं और अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करें। चलिए अब ये भी समझिए कि क्या होगा इन पदाधिकारियों का काम। दरअसल ये पदाधिकारी बूथ पर बीजेपी के सदस्यता अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे। सरकार की उपलब्धियों का बूथ के हर घर तक पहुंचाने का भी टारगेट है। साथ ही 2022 में पार्टी जिन बूथों पर कमजोर रही, उन बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। किस बूथ पर लोगों की कॉमन क्या समस्या है, उसको टारगेट कर आचार संहिता लगने से पहले दूर किया जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्री अपने अपने विभाग से जुड़े हुए समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। निश्चित रूप में डर है बीजेपी को। और दूसरी बात है कि चलो ठीक है, उनका अपना काम है कि वो संगठन के तौर पे केदारनाथ में आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या क्या तैयारियां करते हैं, उन्हें करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कई दिन से केदारनाथ में पड़ा हुआ हूँ, हमारी यात्रा पूरी केदारनाथ में थी, तो हम थोड़ी कोई भूया छिल रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया और हम कोई बहुत पीछे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की कसरत को देख कटाक्ष कर रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी डर चुकी है, क्योंकि पहले मंगलोर और बद्रीनाथ में हार हुई और अब केदारनाथ को लेकर वो घबरा चुकी है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि उपचुनाव होने तक केदारनाथ की सियासत गर्म रहने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के पास मौका है कि वो 2 उपचुनावों में मिली करारी हार के दाग से इस जीत को धो ले। बीजेपी के पास मौका है कि वो 2 उपचुनावों में मिली हार के दाग को इस जीत से धो सके। तो कांग्रेस मंगलोर और बद्रीनाथ में विजय श्री के बाद केदारनाथ में हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अबे कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।